अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ दर्ज कत्ल के मुकदमे में ढाका की अदालत में समाअत हुई है। बांग्लादेशी रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि वो 28 नवंबर तक अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करे। ये मामला हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान मीरपुर में एक 18 साल कॉलेज के तालिब इल्म की मौत का है। इस केस में शेख हसीना और दीगर 23 अफराद को मुर्द इल्जाम ठहराया गया है। बांग्लादेश में होने वाले उन मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक तालिब इल्म की मौत हो गई थी। 15 अगस्त 2024 को मुतवफ़ी के भाई ने शेख हसीना और दीगर 23 मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शेख हसीना पर इल्जाम है कि उन्होंने बराह रास्त तशद्दुद में हिस्सा लिया, इसकी हिमायत की, जिसकी वजह से शिकायत कुनिंदा के भाई की मौत वाक़ई हो गई। इस मुकदमे में शेख हसीना के अलावा उनकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खादर, साबिक़ वज़ीर क़ानून अनीसुल हक और साबिक़ पुलिस आईजी चौधरी अब्दुल्ला मामून भी शामिल है। शेख हसीना के अलावा उनकी हुकूमत में वज़ीर दाखिला रहे असदुज़्ज़मा खान, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खादर साबिक़ वज़ीर शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा भी मुजाहरा करने वाले तलबा रिजर्वेशन के अलावा इनके खिलाफ हसीना से इस्तीफा के मुतालबे को लेकर जून माह से एहतजाज कर रहे थे। उन मुजाहिरों में 700 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। काबिल जिक्र है कि शेख हसीना और उनकी बहन 5 अगस्त को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद हिंदुस्तान आ गई थी। ये मुजाहिरे रिजर्वेशन के दोबारा निफाज और शेख हसीना से इस्तीफा के मुतालबे के लिए किया गया था, जिनमें 700 से ज्यादा अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी थी। ढाका हाईकोर्ट ने 5 जून को मुल्क में दोबारा रिजर्वेशन नाफिज करने का हुक्म दिया था, जबकि शेख हसीना की हुकूमत ने 2018 में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था। अदालत के फैसले के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए थे। वाज़ रहे कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 225 मुकदमा दर्ज है, जिनमें 194 कत्ल, 16 कत्ल आम, 13 अगवा, 11 अख्ताम बीएन कत्ल और एक हिज़्ब मुखालिफ और सियासी पार्टी के प्रोग्राम पर हमले का मुकदमा है। गालिब इंस्टीट्यूट के ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में सालाना कुरानी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसका मकसद कुरान की तालीमात को समझने और उन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत को उजागर करना था। कांग्रेस के आगाज में कुरान सेंटर जाकिर नगर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने बताया है कि ये कॉन्फ्रेंस 2011 से जारी है और इसका मकसद लोगों को कुरान को समझकर पढ़ने की तरफ राग़िब करना है, ताकि वो अपनी जिंदगी को कुरान की रोशनी में गुजार सके। रामपुर से आए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला तारिक ने कुरान पर गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये तनाव को दूर करती है। कुरान अल्लाह के जिक्र का जरिया है जो दिलों को सुकून पहुंचाती है। उनका कहना था कि जो लोग कुरान को समझकर इस पर अमल करते हैं, इनकी जिंदगी से तनाव और परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि कुरान इंसान को दुनियावी मालूमात को सही रुख पर समझाता है। चेन्नई के मारूफ ताजिर कुरान से कामयाबी इलियास मुश्ताक हमद ने कहा है कि मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि कुरान माल और दौलत से ज्यादा दूसरों की खिदमत में कामयाबी देखता है। उन्होंने कहा है कि असल कामयाबी और सुकून अल्लाह की राह में है, माल खर्च करने और जरूरतमंदों की मदद करने में है, जैसा कि कुरान हमें रहनुमाई देता है। इलाहाबाद की डॉक्टर नरीना परवीन ने उसूल जिंदगी पर बात करते हुए कहा है कि कुरान हर मुसलमान को इस बात की तालीम देता है कि वो दूसरों के रवैये पर नहीं बल्कि अपनी तर्ज अमल पर गौर करे और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कुरानी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारना हर मुसलमान पर लाजिम है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने अपराध साजी के मौजू पर बात की और बताया है कि फर्द किसी भी मुआशरे की बुनियाद होता है। उन्होंने कहा है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, ताकि वो मुस्तकबिल में मुआशरे के अच्छे अफराद बन सके। कॉन्फ्रेंस में दिल्ली और बैरून दिल्ली से कसीर तादाद में अवाम, उलमा इकराम, दानिश्वर और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा ने शिरकत की थी। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मशहूर मारूफ प्रोग्राम मन की बात समेत मुल्क में दरपेश बहुत से मसाइल पर बात की है। ख्याल रहे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और जाल यानी डिजिटल ईस्ट साजी का एक नया तरीका है, जिसका लोग आए दिन शिकार होते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम में मन की बात का जिक्र करते हुए कहा है कि लोगों के खून पसीने की कमाई लूटी जा रही है। लोग फोन पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप डर जाते हैं। फोन करने वाले कहते हैं कि ये करो नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये सब फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
اس سے بچنے کی تلقین کی ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی سرکاری ایجنسی فون پر نہ تو پوچھ تاچھ کرتی ہے، نہ دھمکی دیتی ہے اور نہ ہی اریسٹ کی بات کرتی ہے۔ یہ سب آپ کا سوچا سمجھا شخص ہوگا۔ نیشنل سائبر ہیلپ لائن نمبر 3193 پر بات کریں اور فراڈ کرنے والے کے چنگل سے بچنے کے لیے ایکشن ضرور لیں۔ در اثنا وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک صلاح دی ہے کہ آپ تہوار کے موقع پر کوئی بھی سامان خریدیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ خریداری میں آپ کی ترجیح مقامی لوگ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میک ان انڈیا کے فروغ میں مدد ملے گی۔ امریکہ کو کسی بھی دوسرے سال کے مقابلے میں اس سال شدید موسم کی وجہ سے غیر معمولی تعداد میں سیلاب کی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مہلک و سنجیدہ اعداد و شمار ایک انتباہ ہے جو مستقبل کی تصویر پیش کرتے ہیں کہ جیسے جیسے سیارہ گرم ہوتا جاتا ہے، حیاتیاتی ایندھن کی آلودگی کی وجہ سے دنیا کے گرم ہونے کے ساتھ ہی شدید بارش کے واقعات بار بار پیش آتے ہیں۔ ایک گرم ماحول زیادہ نمی کا سبب بنتا ہے اور نتیجتاً تیز بارش ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی موسمیاتی تبدیلی کے نتائج سے دیکھ رہے جو تباہ کن سیلاب کے واقعات میں جھلکتے ہیں۔ اس سال امریکہ کی نیشنل ویدر سروس نے غیر معمولی 91 سیلابوں کے انتباہات کا اعلان کیا ہے۔ سیلاب کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کم ہی ہوتا ہے اور 2019 کے بعد سے یہ تقریباً 1% ہے، لیکن اس طرح کے اعلانات انتہائی خطرناک صورتحال کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ در حقیقت گزشتہ دہائی میں کسی بھی دوسرے سال سے زیادہ 2024 میں 91% کی انتباہات جاری ہوئے۔ اس کے بعد اس کی تعداد 2016 میں 89، 2018 میں 75، 2017 میں 74 اور 2015 میں 69 رہی ہے۔ اس سال کے سیلاب تباہ کن تھے جنہوں نے درجنوں افراد کو ہلاک کیا، ریاستوں شہروں کے مناظر کو تبدیل کر دیا اور امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے روزل نیو میکسیکو میں سیلاب کی تازہ ترین ہنگامی صورتحال سامنے آئی ہے۔ صحرائی شہر میں صرف 24 گھنٹوں میں تقریباً نصف سال کی بارش ہوئی، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے، سینکڑوں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچا لیا گیا، لیکن کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی شدید بارش کا واقعہ تھا جس کے سیارے کے گرم ہونے پر سائنسدانوں کو توقع تھی۔ آب و ہوا کی ایک سینئر سائنسدان ایسٹڈ کالڈس کے مطابق شدید بارش کے واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں اور ان میں اضافے کا امکان ہے۔ سیلاب سے متعلقہ آفات میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ مارچ 2023 میں عالمی اوسط سمندری درجہ حرارت پچھلے سال کے مقابلے میں 0.25 ڈگری سیلسیس زیادہ تھا۔ سیلاب کی ہنگامی صورتحال کی حتمی تعداد سال بہ سال کی بنیاد پر بدلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے مطابق سمندری طوفان ڈیبی، فرانسن، ہیلن اور ملٹن سے ہونے والی بارش اس سال جاری ہونے والے تمام تباہ کن سیلاب انتباہات میں سے نصف تھے۔ ہیلن کی وجہ سے مغربی شمال کیرولینا میں 30 انچ تک کی بارش واقع ہوئی ہے۔ اس سال امریکہ سے ٹکرانے والے تمام سمندری طوفانوں کا تعلق خلیج میکسیکو سے تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید موسم میں اضافے کا اثر دیکھنے کو ملا اور آگ سے سیلاب تک کی یہ آفت اس سال ایسی درجنوں آفات میں سے ایک تھی۔ امریکہ کے فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق اس سال سیلاب سے متعلق کم از کم 45 بڑی آفات کے اعلانات کر دیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے این سی پی ایس پی نے امیدواروں کی تیسری فہرست جاری کر دی ہے۔ تیسری فہرست میں جن اہم امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان میں سے بالی ووڈ اداکارہ بھاسکر کے شوہر فہد احمد ہے جن کو پارٹی نے انوشکتی نگر سے میدان میں اتارا ہے۔ دراصل فہد پہلے سماجوادی پارٹی میں تھے، اب انہوں نے این سی پی ایس پی کا دامن تھام لیا ہے۔ این سی پی ایس پی میں شمولیت کے بعد فہد احمد نے کہا ہے کہ میں پہلے اعلیٰ قیادت سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ این سی پی ایس پی کی نظریہ سماجوادی پارٹی کی نظریہ سے مختلف نہیں ہے۔ میں شرد پوار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اکھلیش یادو سے پوچھا اور کہا ہے کہ ہم فہد کا نام این سی پی ایس پی کے انتخابی نشان کے ساتھ اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ این سی پی ایس پی اب تک 76 امیدواروں کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ تیسری فہرست سے قبل این سی پی ایس پی نے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی تھی جس میں کل 22 امیدواروں کے نام شامل تھے۔ وہیں پہلی فہرست میں شرد پوار نے کل 45 امیدواروں کے نام کا اعلان کیا تھا۔ واضح ہو کہ مہاراشٹر میں 20 نومبر کو اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالا جائے گا جس کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ مہاراشٹر میں اسمبلی کی کل 288 سیٹیں موجود ہیں۔ شیو سینا کے راجیہ سبھا ممبر اور پارٹی کی ترجمان سنجے راوت نے اتوار کو ممبئی کے باندرا ٹرمینس اسٹیشن پر پیش آئے حادثے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ سنجے راوت نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جب سے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے
और अश्विनी विष्णु को दोबारा रेलवे का इंचार्ज बना दिया गया है। तब से पूरे मुल्क में 25 से ज्यादा बड़े रेलवे हादसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। उन्होंने मजीद कहा है कि मुंबई जैसे शहर में सबसे ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं, लेकिन यहाँ की सूरत हाल पर सवालात उठते हैं। हुकूमत बुलेट ट्रेन और इसके अलावा मेट्रो हाई स्पीड ट्रेन की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। संजय रावत ने कहा है कि बांद्रा हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों का जिम्मेदार आखिर कौन है। चाहे रेलवे हो या बीएमसी, सबसे ज्यादा आमदनी मुंबई से हासिल होती है, लेकिन मुंबई को ही लूटा जा रहा। काबिले जिक्र है कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर बड़ा हादसा पेश आया था। बांद्रा टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुसाफिरों की ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें कई मुसाफिर जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद हफ्ता और बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के शेड्यूल को भी दोबारा तरतीब देना पड़ा। इस ट्रेन को सुबह 5:10 पर रवाना होना था, लेकिन दोबारा शेड्यूल के बाद ये इतवार की सुबह प्लेटफॉर्म पर ताखीर से पहुंची। हुक्काम का कहना है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसे वहां मौजूद पुलिस एहलकार काबू नहीं कर पाए और हादसा पेश आ गया। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर कहर बर्पा कर दिया है। इस कुदरती आफत में कई दर्द भरी कहानियां सामने आई हैं। किसी माँ का जवान बेटा गुजर गया तो किसी मासूम बच्चे के सर से वालिदैन का साया हमेशा के लिए उठ गया। अल्मोड़ा जिला में 7 दिन बाद ही एक नौशादी शुदा बेवा हो गई। इस तबाही के सिलसिले में कुदरती आफत की रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक इस मरतबा 82 लोगों की मौत हुई है, जबकि 28 लोग अब भी लापता है। वही 122 लोग बेघर हैं। 20 से 25 जून के दरमियान उत्तराखंड में मानसून की आमद हुई थी। बथुड़ागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर व देहरादून से लेकर रुद्रप्रयाग तक बारिश व सैलाब ने जमकर तबाही मचाई है। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने इस मानसून के कुदरती आफत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बागेश्वर को छोड़कर बाकी सभी जिले में जानी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 28 अमवात हुई है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 10, नैनीताल, चमोली और चंपावत जिला में 8, देहरादून में 7, टेहरी में 6, पिथौरागढ़ में 4, अल्मोड़ा में और हरिद्वार में 6 और उत्तरकाशी में 2 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आफत में 2953 घरों को नुकसान पहुंचा, जिससे अल्मोड़ा में 407, बागेश्वर में 256, चमोली में 16, चंपावत में 1096, देहरादून में 161, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 70, पुरी में 75, पिथौरागढ़ में 404, रुद्रप्रयाग में 147, टेहरी में 42, उधम सिंह नगर में 29 और उत्तरकाशी में 273 घर शामिल किए गए। राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली का AQI 356 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई खराब के जमरे में आता है। दिवाली से पहले इस जहरीली फिजा में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आनंद विहार में AQI 400 पॉइंट्स को पार कर चुका है, जो इतवार को सुबह 10 बजे 406 रिकॉर्ड हुआ था। इसे संगीन जमरे में रखा गया है। इससे पहले हफ्ते को यहाँ AQI 367 दर्ज किया गया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हालत और भी संगीन हो गए हैं। यहाँ AQI 420 रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 3 दिनों में दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई खराब जमरे में शामिल हो सकता है। दिल्ली के इलाकों में आनंद विहार से 406, जहांगीरपुरी से 420, अलीपुर से 409, ITO में 371, चांदनी चौक में 321 और द्वारका में 351 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दिल्ली की फिजा को खराब साबित करता है। इसने कहा है कि हम दिल्ली से हैं और हम साइकिल सवार ग्रुप यहाँ रोजाना साइकिल चलाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से फिजाई आलूदगी की हालत के सबब हमें बहुत परेशानी का सामना है। हम ठीक से सांस नहीं ले पाते। आलूदगी के सबब हम जल्द थक जाते हैं। मुंह में मास्क पहनने के बावजूद कोई राहत नहीं मिलती है। प्रॉपर्टी में सरमायाकारी हिंदुस्तानियों की पसंद मानी जाती है। कोरोना के बाद लोगों में मकान खरीदने की ख्वाहिश और बढ़ गई है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर ने एक तेज परवाज भरती, लेकिन के बानी निखल कामत ने रियल जेवरधा स्टेट सेक्टर की तबाह होने पर बहस छेड़ी है। इस मामले पर स्टेज ग्रुप के चेयरमैन इरफान रज़ाक समेत कई लोगों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए हैं। एक पॉडकास्ट के जरिए बातचीत में इरफान रज़ाक ने यकीन दिलाया है कि रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश नहीं हो सकता। ये सेक्टर काफी मजबूत है और प्रॉपर्टी में सरमायाकारी महफूज है। उन्होंने कहा है कि कीमतें जरूर बढ़ रही है, लेकिन रियल एस्टेट सरमायाकारी को लेकर लोगों के जज्बात में कोई कमी नहीं आती। मुल्क की आबादी, शहरीकारी और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास
इस डिमांड को आगे बढ़ाए रखता है। खबर के मुताबिक बातचीत के दौरान ब्रिगेड ग्रुप के निरूपा शंकर ने कहा है कि 2030 तक मुल्क की शहरी आबादी 35% से बढ़कर 40% होने वाली है। उन्होंने कहा कि फकी और इनराइट के सर्वे से भी पता चलता है कि आज भी रियल एस्टेट एक पसंदीदा सरमायाकारी का वसीला बना हुआ है। ऐसा मार्केट है ये जिसमें फिलहाल कोई सुस्ती नहीं आती है, दिखाई देती है। शायद खबर के मुताबिक उन लोगों के बरक्स निखिल कामत का कहना है कि शराब पैदाइश का औसत दर्जे हरारत होता है, जहां मकानों की डिमांड काफी कम हो गई है। काबिल जिक्र है कि निखिल कामत बरसों तक मकान किराए पर लेने की हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक घर खरीद लिया है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आजादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक हिंदुस्तान का अपना खलाई स्टेशन होगा। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम यानी इसरो और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी शोबा यानी TBT के दरमियान तारीखी मुआहिदा नामे पर दस्तखत के मौके पर उन्होंने ऐलान किया है। इस खलाई स्टेशन का मकसद साइंसी इख्तिरा के लिए नए अहद की शुरुआत करते हुए बायोटेक्नोलॉजी को खलाई टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत करना है। MOU कई अहम पहलू का खाका तैयार करता है। इसमें हिंदुस्तानी खलाई स्टेशन का क़याम और बायो माशियात, माहौलियात, रोजगार के लिए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी शामिल की गई है। हुकूमत के मुताबिक दोनों के दरमियान ताउन माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, स्पेस बायो टेक्नोलॉजी, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एस्ट्रॉनिक्स और स्पेस बायो जैसे शोबों पर मरकूज किया गया है। इसे मुमकिन बनाने के लिए इसरो के चेयरमैन S स्वामीनाथन और बायोटेक्नोलॉजी महकमा के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश खोगले की जितेंद्र सिंह ने सिताइश की है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि खलाई स्पेस स्टार्टअप्स की तादाद में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। तकरीबन 300 स्टार्टअप्स अब खलाई मईशत में ताउन दे रहे हैं। इसके अलावा भी फार्मा सेक्टर्स बेहतर ट्रांसमेंट और रिसाइकलिंग के जरिए बायो पर मबनी टेक्नोलॉजी में इख्तिरा को बढ़ाने में मदद देगी। मरकजी वजीर डॉक्टर सिंह ने पहली बार DNA वैक्सीन तैयार करने में बायो टेक्नोलॉजी महकमा के किरदार की सताइश की है। इससे हिंदुस्तान के साइंसी सलाहियतों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाएगा। स्टेशन और 2040 तक चांद की सतह पर एक हिंदुस्तानी के उतरने का तस्वुर किया गया था। इस हदफ की तरफ बढ़ने के लिए काबीना ने BAS-1 के पहले मॉड्यूल के फरोग को मंजूरी दी थी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।